असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम जो है वो इंगित करना है। पहला तो ये है कि चौरी चौरा में पुलिस में गोली कांड हुआ था और यह जो हुआ था ये हुआ था 4 फरवरी को। अगर आपको ध्यान होगा तो ये सारी जो घटनाएं हैं वो 1922 की घटनाएं हैं। और अगर आपने चौरी चौरा इंसिडेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो ही इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगी। तो पहला है चौरी चौरा स्थान। ये चौरी चौरा स्थान में जो है जो रैली निकला था, उस रैली पे पुलिस ने जो है वो गोलियां चलाई थी। इसी के बाद जो है ये उग्र हो गए थे रैली वाले और पुलिस थाने को जला करके राख कर दिया था। तो मतलब पहले घटना ये हुई होगी तभी ये घटना घटी होगी। उसके पश्चात क्या है, गांधी जी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन जो उस समय चल रहा था उसको स्थगन कर दिया गया और ये घटना घटी थी 12 फरवरी के दिन। उसके पश्चात क्या हुआ कि गांधी जी जी इसको खत्म कर दिया तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है और यह हो जाती है 10 मार्च, 10 मार्च को। तो ये जो है ऑलरेडी जो है सो एक तरह से सीरियल वाइज लगी हुई है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है लॉर्ड सिन्हा। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से जो है वो त्याग पत्र दे देते हैं। तो लॉर्ड सिन्हा जो है 1921 के आसपास ये बिहार और उड़ीसा के गवर्नर थे। वहां से ये जो है अपना त्यागपत्र या फिर रेजिग्नेशन जो है वो वापस कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसमें आपका ये आंसर हो जाएगा कि देखिए सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा का जन्म जो है वो 24 मार्च 1863 ईस्वी को बंगाल की बीरभूम के रायपुर में हुआ था। ठीक है, बंगाल के बीरभूम भूम के समय जो है वो रायपुर है वहां होता है। वह वर्ष 1908 ईस्वी में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होते हैं और वह पहले भारतीय थे। वे ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने वायसराय की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में भी शामिल हुए थे। वहीं 1920 की बात है तो बिहार और उड़ीसा के गवर्नर भी इन्हें नियुक्त किया जाता है, जो प्रशासन के उच्च पद प्राप्त करने वाले भी प्रथम व्यक्ति थे। किनकी बात हो रहा है, तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा की बात चल रही है। ठीक है, और स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने वर्ष 1921 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 4 मार्च 1928 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन है ये है 1923 और 23 से लेकर के 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था। तो 1923 से लेकर के 28 तक जो है वो आप याद करना, हरदयाल और लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। तो पुनरावृत्ति का जो मुख्य कारण था, क्योंकि आपको पता है कि 1922 में असहयोग आंदोलन खत्म की गई थी, तो धीरे धीरे ये इंसिडेंट जो क्या हो गया कि गांधी जी के विपरीत बढ़ना शुरू हो गया। क्योंकि जब ये इन्होंने असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया तो वो अपने पीक पे पहुंचने ही वाला था। जब ये बंद कर दिया सट से ये नीचे चला गया, जिस वजह से गांधी जी से खतरा महसूस होने लगा। तो गांधी जी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन के स्थगन के कारण जो है इन सारी घटनाएं देखने को मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है कि स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। तो स्वराज दल की स्थापना जो है वो किसकी असफलता के बाद हुई थी। तो असहयोग आंदोलन की असफलताओं के बाद जो है वो स्वराज दल की स्थापना होती है और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे, इसका मतलब इसका जो स्थापना है वो हुआ था 1923 ईस्वी में। संस्थापक सदस्य की अगर हम बात करें तो सी आर दास थे, मोतीलाल नेहरू थे। उसमें सी आर दास जो है वो अध्यक्ष होते हैं और मोतीलाल नेहरू जो है इनके महासचिव होते हैं। इनसे क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलता है, तो आप लोग ध्यान दें। स्वराज दल की स्थापना किसने किया। तो जहां पे मोतीलाल नेहरू होंगे और चित्तरंजन दास होंगे वही इनकी स्थापना जो है वो करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया। ये क्वेश्चन फिर रिपीटेड है, तो सी आर दास व मोतीलाल नेहरू जो है वो इसका क्वेश्चन हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन की असफलताओं के बाद, तो असहयोग आंदोलन की असफलताओं के बाद जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। अगला है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो चित्तरंजन दास जो है वो बिहार के गया जिला में हुए वाले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता
किया था। 1922 ईस्वी में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया जाता है और असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर में असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास करते हैं, परंतु सी राजागोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन.जी. रंगा, आयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का जो है वो विरोध करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ईस्वी 1922 में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो अभी हमने बात किया चित्तरंजन दास ने। अगला क्वेश्चन है अतः सदैव सहमति के साथ और अक्षर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मेंस बोर्डन कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो सच्चिदानंद सिन्हा का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में जो है वो साइमन कमीशन भारत में अपना पैर रखता है। अगला है क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? तो नेहरू रिपोर्ट जो है सो आपका मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ये क्वेश्चन 2015 की है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था, वो वर्ष क्या है? मतलब पूर्ण स्वराज जो है वो लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। तो आपको ये भी याद होगा कि लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। तो आप इससे आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें स्वयं जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो इनकी अध्यक्षता किए थे। तो ये तो याद ही होगा। सबसे बड़ी बात ये भी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। तो इस तरीके से आप इस चीज को याद भूलेंगे ही नहीं, याद रखना ही पड़ेगा। इसलिए 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे? अभी हमने आपको बात किया कि जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस जो है वो घोषित किया जाता है? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जो है पूर्ण स्वराज घोषित किया जाता है। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका जो है वो किसने उठाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो 1929 में लाहौर अधिवेशन के तहत कांग्रेस में ये उठाए थे। अगला क्वेश्चन है समाजवाद का समर्थन कौन था और 1933 ईस्वी में ब्रिटिश शासन देशी राज जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे, वो कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है माफ कीजिएगा, मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। किसके समर्थक थे जवाहरलाल नेहरू? तो समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू वर्ष 1933 ईस्वी में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारों और पूंजीवादियों को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। सोवियत संघ मतलब जो पहले उस सोवियत संघ को यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में उसको रशिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका विघटन जो है वो 1991 ईस्वी में हो गई थी। तो उन्होंने नवंबर 1927 में सोवियत संघ की भी यात्रा किया था, जिस कारण ये 1929 में इस चीज से प्रभावित होकर के बात चलती है क्योंकि ये 1927 में यूएसएसआर से आए थे और 29 में इन्होंने लाहौर अधिवेशन की कांग्रेस अध्यक्षता किया था। अगला क्वेश्चन है किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किया था? तो मौलाना हसरत मेहानी जो थे उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। वर्ष 1921 में अहमदाबाद में हुई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने किया था और इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मेहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। तो याद रखिएगा 1921 के अधिवेशन कांग्रेस कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपको गुजरात में। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में, आप ये याद रखना, अहमदाबाद में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो मौलाना हजरत मेहानी किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा की गई थी, तो दांडी यात्रा जो है वो कब की गई थी? तो 1930 ईस्वी में जो है वो दांडी यात्रा की गई थी। 1930 में महात्मा गांधी ने सोवियत अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था?
तो साबरमती से किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 80 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए ये कूच करते हैं और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्हें 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी के सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सबने अवज्ञा आंदोलन का है शुभारंभ करते हैं और सबने अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैला। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेंगोड आश्रम में तिरुचिरापल्ली के वेदराने तक जो है वो नमक यात्रा करते हैं। बिहार में भी ये होता है और अलग बात है कि बिहार में समुद्र नहीं है क्योंकि नमक तो समुद्र में ही होती है, लेकिन एक तालाब को मान करके जो है वहां से नमक उठा करके बोला कि मैंने नमक कानून तोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का जो है विरोध किया था। तो चौकीदारी कर जो था उसको लेकर के सरकार का विरोध किया था। महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया, जिन्हें साबरमती आश्रम से चुने हुए कुछ साथियों के साथ, कुछ साथी नहीं, यहाँ पे हमने बात किया था 80 साथियों के साथ। कितने साथियों के साथ? 80। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने अभी बताया था कि 80 चुने हुए साथियों के साथ जो है ये जाते हैं नमक तोड़ने के लिए और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग करते हैं और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सबने अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ करते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन में गांधीवादी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया और बिहार के लोगों ने नमक कानून के साथ साथ चौकीदारी करके द्वारा सरकार का विरोध करते हैं और चौकीदारी करके विरोध जो है बिहार में अत्यधिक सफल होता है। अगला है डंडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो अभी हमने बात किया था 24 दिन। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बात किया 24 दिनों तक जो है वो दांडी यात्रा चलती है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखा 24, ये रहा आपका 24 दिनों तक ये चलता है और कब होता है? 1930 ईस्वी में होता है। कब? कौन सा दिन? 6 अप्रैल 1930। अगला क्वेश्चन है 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने गठित किया था? 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो अब्दुल गफ्फार खां जो हैं वो 1929 में खुदाई खिदमतगार को जो है वो गठित करते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया, जिन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम इंग्लिश में रेड शर्ट बोलते हैं। रेड शर्ट, SHIRT शर्ट, ठीक है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रम जीविकों की हालत में सुधार की मांग करता है। अगला है बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। किस चीज का हिस्सा था? तो शबने अवज्ञा आंदोलन का जो है वो एक हिस्सा हुआ करता था। अगला है शबने अवज्ञा आंदोलन की असफलताओं के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किस चीज की? तो रचनात्मक कार्यक्रम को जो है महात्मा गांधी जी ने उस बात पर बल दिया। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? लंदन में हुई थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन, उसमें भाग लेने वाले कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली थे। कौन? मौलाना मोहम्मद अली। मार्च मई 1930 ईस्वी को साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित होती है और राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे उस समय। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष की वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाते और सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। याद रखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेता है। भाग लेने वालों में प्रमुख जो थे वो थे तेज बहादुर शफरू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खान, मोहम्मद अल जिन्ना, होमी मोदी, AR जयशंकर, पूज्य श्री भीमराव अम्बेडकर तथा सुरसिंह मजीठिया। भीमराव अम्बेडकर जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो BR अम्बेडकर। अभी हमने बात किया भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। दलित नेता भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था भीमराव अम्बेडकर जी का? तो इनका जन्म हुआ था महू जिला। महू जिला कहाँ है? MP में, मध्य प्रदेश में महू जिला में जो है इनका जन्म होता है। कब होता है? 1891 ईस्वी में इनको जन्म होता है। कौन सी डेट को जन्म होता है? तो 11 अप्रैल को जो है इनका जन्म होता है। कहाँ पे? तो 1891 में। कहाँ पे? तो महू जिला। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ठीक है।
गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? तो 1931 ईस्वी में जो है गांधी इरविन समझौता होता है। 5 मार्च 1931 को यह संपन्न होता है और इसमें इस सम्मेलन के अनुसार जो है गांधी जी ने नेतृत्व में कांग्रेस सब ने अवज्ञा आंदोलन जो है स्थापित करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उन्हें रिहा करने का ये आदेश देते हैं और विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धारणा देने का भी अधिकार इन्होंने मांगा और मिलता है। अगला है समुद्री तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए हुए नमक बनाने की अनुमति भी मिलती है और कांग्रेस के द्वितीय में सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस समझौते में जनता के निराश क्योंकि उन्होंने भगत सिंह सुखदेव राजकुमार को फांसी की सजा न दिए जाने की जनता की मांग को सम्मिलित नहीं किया गया था गांधी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था क्योंकि 1930 में जो है पहला होता है, माफ कीजिएगा 30 में पहला हुआ है, 31 में दूसरा हुआ है, 32 में तीसरा हुआ है। तो आप ये याद रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 से लेकर के 31 जनवरी 1931 तक, लेकिन इसको 1930 ही माना जाता है क्योंकि तीनों साल में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो हमने अभी आपको बात किया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में वो भाग नहीं लिए थे, तो याद रखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है कि दलित वर्ग, व्यापारिक वर्ग सभी, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित इतना में संबंध हुआ था प्रतिनिधि में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। तो 1931 में चले इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। कब लिया था? तो 1900 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन में इतना तारीख को हुआ था, कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो प्रश्न पर जो है असफल हो जाती है, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से लौट आए थे? तो लंदन से जो है वो महात्मा गांधी जी 1931 में खाली हाथ लौट आए थे क्योंकि वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं? तो तेज बहादुर शप्रू जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका वहां पे निभाते हैं। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता होता है? तो गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 ईस्वी को होता है। गांधी इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह जो है वो बनाया था। किसने? किसके लिए? तो अछूतों के लिए बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो 71 व 147। सांप्रदायिक आवाज में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 31 थी। पूना पैक्ट से बढ़ा करके इसको बढ़ा करके 147 कर दिया गया और केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या जो है 18% की वृद्धि की गई थी। प्रतिशत निकालना तो आप लोगों को आता ही होगा, नहीं आता होगा तो इस चैनल की वो भी वीडियो पड़ी है, आप जाके देख लेना। पूना समझौता का उद्देश्य था, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व प्रदान करना, ये था पूना समझौता का लक्ष्य। अगला है बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत जो है वो जर्नल किसने शुरू किया था? तो बाबा साहब अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत जर्नल को भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किया था। इन्होंने जुलाई 1924 में बॉम्बे में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक एक संस्था भी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति जो है वो अपनाते हैं? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937। इस अधिवेशन के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है या ऐसी कार जो है वो दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। ये कब? 1935 के अधिनियम। ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं और आपको ये बात याद होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 1935 से ही बहुत सारे भागों को जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है। तो आप देखिए कि जब ये शामिल नहीं थे तो इन्होंने क्या शब्द बोला था जब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण होते थे तो 1935 के अधिवेशन को लिया गया था, तो ये बहुत हैप्पी हुए थे। तो यही कहावत है, स्थान बदलती है तो लोगों की बातें बदल जाती है। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार के ब्रेक तो जिसमें है लेकिन इंजन नहीं है। ये वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। वे पंचशील प्रणेता तथा धर्मनिरपेक्ष में विश्वास रखने वाले भी थे।
पहला क्वेश्चन है, फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश जो है वो इस्तीफा दे देते हैं? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ना जो है, इस कारण से जो है वो इस्तीफा सौंप देते हैं। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो बिहार स्वामी सहजानंद की बात करें तो वो भी जुड़े थे, राहुल सत्यकांत भी जुड़े थे। इसका ऑप्शन इसका ई हो जाएगा, क्योंकि बिहार किसान आंदोलन की शुरुआत में स्वामी सहजानंद भी जुड़े थे और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1931 में बिहार किसान सभा की स्थापना की थी। इस सभा का विस्तार बिहार गांव में करने में उन्होंने जो है सो कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन जो हमने आपको बताया वो भी थे, पंचनानंद शर्मा, फिर जो है यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग भी मिला था। तो यहाँ पे इस 1 से 2 हो जाता है इसका स्टेटमेंट, इसका आंसर, इसलिए ऑप्शन ई जो है इसका सही होगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो है वो कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो है वो हमें पटना में देखने को मिलता है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन जो है वो किया गया था, किस वर्ष किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन जो है 1936 ईस्वी में किया गया था। 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष जो है वो किसे चुना जाता है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को जो है वो चुना जाता है। कब? 1936 में। कहाँ? तो आपका लखनऊ में। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि वो कौन जगह है या वो कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का जो है पहला अधिवेशन हुआ था? तो कहाँ पे? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन जो है वो कब करते थे? उनकी मृत्यु के ठीक पहले जो है स्वामी सहजानंद ने भूमि और जलमार्गों के राष्ट्रीयकरण की मांग अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठित किया था उनकी मृत्यु से ठीक पहले। अगला क्वेश्चन है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय जो हैं वो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष होते हैं। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी कारण का समय या फिर क्रांतिकारी जब हुआ था, क्रांतिकारी जो चरण थी उस वक्त कौन सा समय था? तो 1936 से लेकर के 1939 तक जो है वो उस समय का समय था। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारियों के चरण जो है वो चरण मतलब किस कालखंड तक जो है, किस कालखंड से लेकर किस कालखंड तक जो है वो आंदोलन चली थी क्रांतिकारियों को? तो 1926 से लेकर के 1939 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी और वो किस वर्ष हुई थी? तो 1934 ईस्वी में जो है वो हुई थी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी से जो है वो जयप्रकाश नारायण संबंधित थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है 1934 में होता है। स्थान क्या होता है? पटना। संस्थापक कौन होते हैं? आचार्य नरेंद्र देव व जयप्रकाश नारायण। अन्य सदस्य की बात करें तो अशोक मेहता होते हैं, चित्तपटवर्धन होते हैं, मीनू मशानी होते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया होते हैं, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ महराले, गंगा शरण सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय जो हैं इनके सदस्य होते हैं। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से, मतलब जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो अभी हमने बात किया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जो है वो जुड़े हुए थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जो हैं वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक होते हैं और आचार्य नरेंद्र देव भी होते हैं। आचार्य नरेंद्र देव इस ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ जयप्रकाश नारायण जो है वो इसका आंसर सही होगा। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामकृष्ण बेनीपुरी, रामनाथ मिश्र आदि ने किया था। अगला है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण। आपने इनके नाम पे एक ट्रेन भी सुनी होगी, इनके नाम से ट्रेन भी चलती है। अगला है, लोकनायक के नाम से लोकनायक के नाम से किसे जाने जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण या फिर जयप्रकाश दिवस जो है वो किस मध्यवर्ष को या फिर किस तिथि को या फिर किस महीने में मनाई जाती है? तो अप्रैल 1946 ईस्वी 12 अप्रैल का दिन है। 12 अप्रैल 1946 को जेल लाहौर के किले से रिहा होने के बाद जयप्रकाश नारायण दिवस जो है वो मनाया गया था। तो कब याद रखिएगा? 12 अप्रैल 1946 ईस्वी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो निर्वाचित हुए थे। किसको जो है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को जो है भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है चुनाव हुई थी, तो उसमें वो चुनाव में अध्यक्ष हुए थे। कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में फरवरी 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को निर्विरोध अध्यक्ष जो है वो निर्वाचित होता है। ज्ञातव्य कि सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारामैया को हराकर अपने पक्ष में अब अध्यक्ष जो है वो पद जीते थे, लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 में इस पद से इस्तीफा भी दे दिया था। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी इस बात से असंतुष्ट थे
क्योंकि महात्मा गांधी जी के जो नजदीकी देखा जाता है तो सीतारमैया जी को देखा गया था, जिस वजह से वो इस्तीफा देते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष की जगह पर नया कांग्रेस अध्यक्ष जो है वो बना दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रांतीय सरकारों के गठन निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत किया गया था? प्रांतीय सरकारी गठन 1935 अधिवेशन के तहत किया गया था, ये तो आपको याद ही होगा। उसका अगला क्वेश्चन, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना जो है वो किसने किया था? तो इसके और इसका जो इंपीरियल कैडेट कोर्स की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड कर्जन जो है वो आपकी इंपीरियल कैडेट कोर्स की जो है स्थापना करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 1927 ईस्वी में बटलर कमेटी के उद्देश्य क्या था? 1927 में बटलर जो कमेटी आई थी उसका उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य जो संबंध बिगड़ गए थे उसको सुधारने का काम जो है वो किसके तहत 1927 में बटलर कमेटी के द्वारा किया गया था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन जो है वो कब किया गया था? तो 1927 ईस्वी में जो है ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस या फिर कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस की गठन जो है वो हुआ था। कब? 1927 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में शुरू होती है और 1945 ईस्वी में जो है खत्म होती है। 6 वर्षों तक ये चलती है और पहला विश्व युद्ध जो है 1914 से शुरू होती है और 1919 तक जो है ये द्वितीय विश्व चलती है। लगभग 5 वर्ष 1914 से 1918 ईस्वी तक 1918 ईस्वी तक 4 वर्षों तक जो है पहला विश्व युद्ध और 6 वर्षों तक द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो चलता है। तो उस समय वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल जो है वो वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? तो रहमत अली जो है वो इस पैम्पलेट को लिखा था। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो पाकिस्तान अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो 1940 ईस्वी में जो है यह प्रस्ताव पारित होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे जो हैं वो व्यक्तिगत सत्याग्रह को जो है वो शुरुआत करते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था। जिन्होंने स्थापना किया था वही पहले सत्याग्रही विनोबा भावे जो है वो होते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी द्वारा होता है। सर्वोदय संस्कृत के दो शब्द मिलकर के बना जिसका अर्थ है सबका तथा जिसका अर्थ है माने सर्व का मतलब होता है सबका और उदय का मतलब होता है उत्थान। तो सबका उत्थान से मिलकर बना है सर्वोदय। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने किया था वर्ष 1908 ईस्वी में। जॉन रस्किन के पुस्तक ऑन टू द लास्ट के अनुवाद इसका प्रयोग किया गया था। इसका उद्देश्य सभी के अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना का विकास करना था। इसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था। किसने? तो जवाहरलाल। किसकी दृष्टि में जो है वो ये था? तो आपका जवाहरलाल नेहरू जी के। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने प्रदान किया था? तो बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं जो है वो आपको नेतृत्व किए थे। क्यों? क्योंकि इन सबको जो है गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ डेट क्या है? तो भारत छोड़ो आंदोलन का 9 अगस्त 1942 ईस्वी जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ डेट होता है। करो या मरो का नारा संबंध किससे है? करो या मरो का संबंध जो है किससे है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से ही करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने स्वयं दिया था। अगला है 6 जुलाई 1942 को बरगाम में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी। तब इस समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो हैं उस समय इसकी अध्यक्षता करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल जो हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद कर लिया गया था। कौन सा जेल में? तो आगा खां पैलेस में। कोई जेल नहीं, आगा खां पैलेस में जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे जो है किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक हो गए थे? तो बिहार में जो है और फिर आपको संयुक्त प्रांत में जो है वो बहुत ज्यादा जो है उग्र धारण कर लिया था। और संयुक्त प्रांत किसी और को नहीं यूपी को कहा जाता था उस समय। ठीक है।
अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेज दिया जाता है। कहाँ पे? तो बांकीपुर जेल में जो है इनको भेज दिया जाता है। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति होते हैं। 7 दिसंबर 1942 ईस्वी को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो श्री योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था। बक्सर जेल जो है वो लाए गए थे, जो कि यहाँ पे बक्सर ऑप्शन में ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन जो है हजारीबाग जेल से फरार हो गया था? अभी हमने बात किया, जयप्रकाश नारायण जो है तो हजारीपुर जेल से जो है फरार हो जाते हैं। अगला है 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हाजीपुर जो हजारीबाग से गिरफ्तार कर लिया गया था वो कौन नेता थे? तो शिव कुमार और रामानंद को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा उनके सहयोगियों को 1942 में हुए धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए थे। इनमें रेल सेवा स्वतंत्र रूप से ठप हो गई थी। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो पटना जो है उस समय अधिकतम प्रभावित जिला था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान जो किस संदर्भ में मिलता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो है उनको राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान मिलती है। कौन सी घटनाएं जो है इनमें से सबसे पहले हुआ था? तो क्रिप्स मिशन का आगमन जो है वो इस सभी इंसिडेंट में पहला नंबर पे जो है वो होता है, क्योंकि आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है 1942 ईस्वी में होता है और क्रिप्स मिशन आगमन होता है मार्च 1942 में। तो और ये वाला जो होता है वो होता है अगस्त 1942 में। अगला है गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बैबल का जो आगमन है, लॉर्ड बैबल का जो आगमन है वो कब होता है? तो अक्टूबर 1943 ईस्वी में होता है। इस कारण से ये जो है आपका घटना बी जो है वो पहले इसमें इंसिडेंट होता है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़े और इसका आंसर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था, यह बात सही है, वो अलग रह गए थे। इनका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। नहीं, इनका ये विचार नहीं था। तो ये ऑप्शन जो है इसका गलत हो जाएगा, तो इसका ए सही होगा, आर गलत होगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक तो रहा था, वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं रही थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1942 ईस्वी में जो है वो INA की स्थापना होती है। मार्च 1942 में रास बिहारी घोष ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजित किया था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना या आजाद हिंद फौज का गठन का निर्णय लिया गया और आजाद हिंद फौज के प्रमुख रूप से भी भारतीय सैनिक थे, जिन्होंने सिंगापुर के पतन के पश्चात अपने जापानी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। इसमें इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए थे वो कौन सी वकील थे जिन्होंने पेश हुआ था? तो वो थे आपका भोला भाई देसाई जो उसमें पेश हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज के निर्माण की घोषणा की गई थी। आजाद हिंद फौज के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? तो 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को जो है आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो की गई थी। 1943 में आजाद हिंद फौज की अस्तित्व में आई थी, तो कहाँ जो है ये जो है सो अस्तित्व में आई थी? तो सिंगापुर में जो है ये अस्तित्व में आई थी। अगला है INA किसके दिमाग की उपज थी? किसने इसकी स्थापना किया था? तो INA की जो है वो दिमाग किसकी उपज में थी? तो डॉक्टर मोहन सिंह की उपज में थी, क्योंकि आजाद हिंद फौज का ख्याल सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। वे ब्रिटिश की भारतीय सेना में अफसर थे। वे प्रथम या फिर कह सकते जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए थे। जापानियों ने जब भारतीय युद्धबंदियों को मोहन सिंह को सुपुर्द कर दिया तो उनमें से लोगों को आजाद हिंद फौज में भर्ती करने लग गए। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो सुभाष चंद्र बोस किए थे। कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने मार्च 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले या सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी जर्मनी जो है देश में जोड़ा गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से पूर्व नेताजी शब्द जर्मन विदेश मंत्रालय द्वारा जो है प्रदान किया गया था।
इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो किसके साथ जुड़े थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है सच्चिदानंद सिन्हा जो है भाषा आंदोलन से ये नहीं जुड़े थे, दांडी मार्च से नहीं जुड़े थे, सबने विज्ञान आंदोलन से भी नहीं जुड़े थे। सच्चिदानंद सिन्हा तो अब किसान सभा से जुड़े थे। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया था। कब चुन लिया था? 9 दिसंबर 1946 में। लेकिन वो सच्चिदानंद सिन्हा जो किसी भी आंदोलन में से जुड़े नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस की से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे थे? तो आपका जो है शीलभद्र याजी जो हैं वो इससे जुड़े हुए थे। शीलभद्र याजी बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जो है वो जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित सुम्मिलित कीजिए जो कौन सा ये इंसिडेंट घटना किस जगह पे ये जो है हुई थी? तो अगर आप बारदौली सत्याग्रह की बात करें, अगर बारदौली आपको नहीं पता तो चौरी चौरा तो पता होगा। तो चौरी चौरा घटना जो है उत्तर प्रदेश के आपको कहाँ मिलता है? गोरखपुर में। तो ये तो आपको यहाँ पे मिल गया होगा। तो आप देखिए बी का 4 किस ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो अगर आपको सिर्फ एक याद था तो भी आप इस आंसर को आप आसानी से टिक कर लिए जाते। वैसे अगर हम बात करें बारदौली जो है वो गुजरात में है। बारदौली कहाँ पे है? तो गुजरात में। यरबदा जेल कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और नौखाली जो है वो कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में जो है नौखाली पड़ता है। तो इसका आंसर आपका सी होगा। कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन जो है वो भारत कब आता है? तो कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया 1946 में। कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया था कब? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आया था। इससे दिल्ली या फिर कह सकते भारत में आया था। इसके अध्यक्ष जो है लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस जो थे वो भारत के सचिव थे तथा अन्य 2 सदस्य जो हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स, साथ ही साथ ए बी अलेक्जेंडर जो है या फिर कह सकते हैं नौसेना मंत्री भी थे, वो भी जो है भारत में आते हैं। अगला क्या है आपका कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो है सर पी लॉरेंस के द्वारा जो है वो की गई थी। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य जो है वो कौन नहीं थे? तो बैवेल जो है इसमें से वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे क्योंकि पैथिक लॉरेंस अभी हमने बात किया, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है वो भी थे, ए.बी. अलेक्जेंडर ये भी थे। बैवेल जो है ये नहीं थे। बैवेल योजना से संबंधित है। अगला है वो कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बैवेल दोनों से वार्ताएं जो हैं वो किया था? अब्दुल कलाम आजाद जो हैं वो क्रिप्स मिशन के साथ साथ जो है लॉर्ड बैवेल दोनों से जो वार्ताएं करती हैं। अब्दुल कलाम आजाद वर्ष 1940 ईस्वी से लेकर 1946 ईस्वी तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 में, लॉर्ड बैवेल क्रिप्स मिशन 1942 में और लॉर्ड बैवेल योजना 1945 में दोनों से जो है वो वार्ताएं करते हैं। कांग्रेस या अंग्रेज द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो जेबी कृपलानी जो हैं उस समय अध्यक्ष होते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। जब भारत को जो है स्वतंत्रता का जो है वह कह सकते सत्ता हस्तांतरित किए गए थे तो उस समय की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो कौन थे? वो अभी हमने बात किया, जेबी कृपलानी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय की विभाजन हुई थी उस समय जो है सो वो होते हैं। भारत विभाजन के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहते थे। ये 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 ईस्वी तक अध्यक्ष रहे। इनके इस्तीफा देने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सन 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसने किया था? तो अभी आपने देखा कि जब जेबी कृपलानी इस्तीफा दे देती हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो अध्यक्ष बनते हैं। नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी के इस्तीफे के बाद दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किया था जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो करते हैं क्योंकि नवंबर 1947 ईस्वी में जेबी कृपलानी जो है वो कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे देते हैं, कांग्रेस के अध्यक्षता के पद से। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध में अपनी योजनाओं के पक्ष में बहुमत जुटाने के समक्ष हुए थे। वे कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो थे। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? तो 1853 ईस्वी में जो है
भारतीय सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत को जो है स्वीकार किया जाता है। लेकिन वो अगले ही समय जो है कुछ ही समय में 1897 में क्रांति हो जाती है, जिस कारण से इसमें थोड़ा-सा डिले हो जाता है। स्वीकार तो कर लिया गया लेकिन इस प्रोसेस को करने में थोड़ा डिले हो जाती है। चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी कि नियंत्रण बोर्ड और उनके अन्य पदाधिकारियों के वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन जो है कंपनी देगा। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। उनमें 6 कानून द्वारा मनोनीत किए गए जाने थे। नियुक्ति अब प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा ही की जानी थी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा, यह वचन दिया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिल गया था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार जो है वो मिल गया था? तो कब? 1986 की माफी 1786 के जो है एक्ट के तहत। ठीक है, कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल का तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियों जो है वो लेना चाहते थे। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियों को लेना चाहते थे और 1786 में एक्ट के अनुसार इसे स्वीकार कर लिया गया था और विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा उनके अपने निर्णय परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को ही दे दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की थी, तो क्या? तो प्रांतीय द्वैध शासन जो है उसको समाप्त किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता लागू की फलतः आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों के भेद जो है समाप्त कर दिया और कुछ आरक्षणों सहित प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की जो स्थापना की जाती है। स्तंभ 1 में अंकित नामों से स्तंभ 2 में अंकित नामों से सम्मिलित किया। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 जो है इसमें आपको सम्मिलित करना है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया जो है वो तारा चंद जो है वो लिखते हैं। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार जो है वो किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था के दत्त के द्वारा। के दत्त के द्वारा। आपका आनंद मठ, तो आनंद मठ किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका होगा। प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस, प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस, इसमें से देखो प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस जो है वो किसने लिखा था? तो ये जो है आपका डब्ल्यू हंटर जो है वो लिखते हैं। डब्ल्यू हंटर नहीं, इतना से आप देखो आंसर आपको मिल जाएगा। अगर पहला का हमने ए लगाया, पहला का ए लगाया, पहला का ए ऑप्शन इसमें भी है और इसमें भी है। उसके पश्चात जो है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसके जो फादर बुल्के जो है वो लिखे थे। तो दूसरा का जो है वो आपका हो जाएगा डी। दूसरा का डी नहीं, फादर के दत्त। इसका आंसर जो है सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है वो किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास जो है वो आपके फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है वो शुरुआत करते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। इसके माध्यम से सामाजिक सुधारों की आवाज जो है उठाई गई थी और वर्ष 1910 ईस्वी में भारतीय सेना से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का आह्वान जो है वो किया गया था। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन थे? इंडियन अनरेस्ट का लेखक पुस्तक उसके लेखक कौन थे? तो आपको वैलेंटाइन सिरोल जो है वो इस पुस्तक के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो दुर्गेश नंदिनी के लेखक थे। दुर्गेश नंदिनी के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी थे। वो 1865 ईस्वी में लिखित यह पहला जो है उपन्यास है। इसके अतिरिक्त उन्होंने आनंद मठ, राम सिंह, राज सिंह जो है सो विप्रवृक्ष जैसे उपन्यास लेकर बंगला साहित्य की नई दिशा जो है प्रदान कर रहे हैं। लेकिन इस अखबार का प्रकाशन जो है पटना में होता था। तो इंडियन नेशन की प्रकाशन जो है वो आपके पटना में होता था। ठीक है, वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन का प्रकाशन शुरू किया था। द इंडियन नेशन का जो प्रकाशन जो है वो किसने किया था? दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह। कब किए थे? तो 1931 ईस्वी में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की प्रकाशन जो है वो प्रारंभ करवाते हैं। तो यहाँ पे हमने बात किया था आनंद मठ के लेखक जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो आपके थे। ठीक है,
फिर उसके बाद प्रिंसिप ऑफ जीसस के लेखक जो थे वो थे आपके राजा राम मोहन राय, और अवर इंडियन मुसलमान के जो लेखक थे वे थे आपके डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत जो गीत में किसने लिखा था? श्यामलाल पार्षद जो है वो झंडा गीत लिखने का श्रेय जो है उनको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी कितने वर्षों के लिए? तो 6 वर्षों के लिए जो है 1908 में उनको जेल होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत के गवर्नर जनरल का पदभार जो है वो ग्रहण करते हैं, तो वो करते हैं सी राजगोपालाचारी। प्रथम जिन्होंने स्वाधीन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के पद पर स्वीकार करते थे कौन? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी 1948 से 50 में स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहे और वर्ष 1952 से 1954 में मद्रास के मुख्यमंत्री के रहे, और वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस नेताओं के मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर के स्वतंत्र पार्टी का जो है गठन कर लेते हैं। कौन से प्रसिद्ध भारतीय राजगुरु के नाम से जाने जाते हैं? तो गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म जो है वो कलकत्ता में होता है और 7 में 1861 ईस्वी को देवेंद्र नाथ टैगोर और शारदा देवी ने 14वें बालक के रूप में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में इनका जन्म होता है। वर्ष 1921 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया जो वर्ष 1918 में विश्व भारती नाम के विश्व विख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1913 ईस्वी में उनके गीतों में प्रसिद्ध या पुस्तकें जो है गीतांजलि के साहित्य में नोबेल पुरस्कार को प्रस्तुत किया गया था। वे गुरुदेव के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये आपको 1913 की इंसिडेंट है। 1913 ईस्वी में ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इनको किस चीज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? गीतांजलि के लिए, और सबसे पहले भारतीय जो है यही है। जय जवान जय किसान का नारा जो है वो किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो है वो जय जवान जय किसान का जो है वो नारा देते हैं। जय जवान जय किसान के प्रसिद्ध नारा जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। आप हमसे बताइएगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जो है मृत्यु कहाँ हुई थी? अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग के प्रस्तुत के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनब्बेली में भयंकर दंगे हो गए थे? तो मारवा जो है इसके कारण हुए गए थे। 6 जून 1899 को तिरुनब्बेली में भयंकर दंगे हुए थे। इसमें नाडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा के अधिकारों की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने के पर जो है नाडार और मारवा समुदाय के मध्य जो है संघर्ष में यह दंगा जो है वो हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो अरुणा आसफ अली जो हैं वो भारतीय राजनीति में 1947 के बाद जो है वो महिलाओं ने मतलब सर्वाधिक योगदान जो है वो दी थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? जब अंतरिम सरकार गठित की गई थी तो वित्त मंत्री कौन थे उस समय? तो लियाकत अली खान जो हैं वो वित्त मंत्री चुने जाते हैं। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं को या फिर लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के कारण आरक्षित छोड़ देंगे। यह 1946 ईस्वी में यह बात किसने कही थी? तो यह बात सरदार पटेल जो है वो किए थे। क्या किए थे? फिर देखिए, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। यह बात किसने किया था? सरदार पटेल जी जो है वो करते हैं। अगला है ईस्वी 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये खाद्य और कृषि विभाग जो है वो इनके पास था। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता जो किसने किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? फ्रंटियर गांधी जी का असली नाम जो है वो अब्दुल गफ्फार खान जो है वो रहता है। ब्रिटिश भारत में भूतपूर्व उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पेशावर जिले पाकिस्तान में एक गांव के जन्मे अब्दुल गफ्फार खान बादशाह खां अखबान आदि नामों से जाने जाते हैं। इन्हें 1987 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के रहने वाले थे। बिहार के कांग्रेस के नेता थे और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। संविधान लागू के आने के बाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी चुने जाते हैं।
रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा जो है वो है थे आपके अमहरा से। ठीक है, रामचंद्र शर्मा अमहरा पटना के निवासी थे, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता भी ये थे। अगला क्वेश्चन है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में जो है वो जगत नारायण को भेजा गया था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के सहयोगी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इस दौरान उन्होंने गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में उनको भेज दिया गया था। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के नेहरू जी ने गुट निरपेक्ष नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो शुरू किया था। वर्तमान में जो है 120 देश जो है इसमें आपको शामिल हैं। मतलब उस समय हुआ था ना कि यूएसएसआर और यूएसए में से जो है सो न किसी भी कूट में शामिल न होना, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटना है ये। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो या राज्य विभाग की स्थापना जो है वो सरदार पटेल की अध्यक्षता में जो है इसकी की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थे, वो क्या नहीं थे? तो कुर्मी जो है वो नहीं थे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत व काश्यप वर्चस्वशील जातियों थी, जबकि कुर्मी जाति जो है वर्चस्वशील जाति नहीं थी। इनमें से भूमिहार तो था ही, राजपूत तो था ही, काश्यप था ही, कुर्मी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अब्दुल कलाम आजाद जो देवबंद आंदोलन से संबंधित थे, उन्होंने अल नहबाद का प्रकाशन किया था। वे वर्ष 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इंडिया विंस फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध जो है वो पुस्तकें हैं। यहाँ पे जो हम राज्य विभाग की स्थापना में किसकी अध्यक्षता की गई थी? तो सरदार पटेल ने। तो माउंटबेटन ने घोषणा किया था कि विभाजन उपरांत अस्तित्व में आए दो देशों में भारत और पाकिस्तान में पड़ने वाले देशी रियासतों के प्रश्नों का निपटारा पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के स्थान पर स्टेट डिपार्टमेंट करेगी। नेहरू ने रियासतों के एकीकरण के लिए स्टेट डिपार्टमेंट का कार्यभार सरदार पटेल को सौंपा और सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को कार्यभार संभाल और बीपी मेनन ने उनके सचिव के रूप में जिम्मेदारी जो है वो संभालते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे। वहीं पर अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप वहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन पिक करेंगे। अगर भारतीय पूछेगा तो हम श्री राजगोपालाचारी को चूज करेंगे। किस साल जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पारित होती है? रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 ईस्वी में जो है वो पारित होती है। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्यापक भ्रष्टाचार और प्रशासन को दूर करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पारित करता है। इसके तहत मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। अब बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया और बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग को बनाया जाता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जो है किसको बनाया था? तो वारेन हेस्टिंग को। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो अभी हमने बात किया था 1773 में जो है वो पारित किया गया था। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून जो है ऐतिहासिक नहीं था? तो रेगुलेटिंग एक्ट इम्पोर्टेंट था, चार्टर एक्ट 33 में इम्पोर्टेंट था, गवर्नमेंट एक्ट 1919 भी था। 1955 वाली जो है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जो है वो उतना कानून ऐतिहासिक नहीं था। बाद में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया गया था, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के लिए भारतीय संसद द्वारा जो है वो पारित किया गया था। तो यहाँ पे बात ब्रिटिश शासन की चल रही थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो 1835 में भी एक्ट पारित हुआ था, 1867 में भी, 1878 में भी और 1908 में भी। ये तीनों जो चालू जो है इसमें ब्रिटिश भारत में जो है मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट पारित किए गए थे। तो हर राज्य जो है ऐसा करता है, हर शासन करने वाले देश जो है वो करते हैं, मीडिया को नियंत्रण में रखते हैं। यहाँ तक इनफैक्ट भारत भी जो है वो रखा हुआ है।
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रम से सबसे करीबी वर्ष को पहचानिए तो 1925 में जो है वो आपको देखने को मिलता है सबसे करीबी, क्योंकि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना वर्ष 1925 में क्रमशः कानपुर और नागपुर में होता है। तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में 1925 में होता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना नागपुर में 1925 ईस्वी में होता है। दोनों की जो है 1925 में ही, वो तो कानपुर एवं नागपुर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का नागपुर और कानपुर कम्युनिस्ट पार्टी का जो है वो स्थापना होती है। आपका कैथरीन मेयो एल्सन हक्ले चार्ल्स डिग्वी के बीच जो है आम रिश्ता क्या था? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी, जिस कारण से उनका यही करीबी था। तो यहाँ से जो है आपका जो मेडाइवल वो मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसका पीवीक्यू जो है वो खत्म हो जाती है। MODER मॉडर्न हिस्ट्री का जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आपका समाप्त हो जाता है। हमने एंशिएंट हिस्ट्री के जो पीवाईक्यू उसको खत्म किया, मॉडर्न के पीवाईक्यू को खत्म किया और मेडाइवल का भी और मॉडर्न का भी जो हमने पीवाईक्यू आज खत्म हो गया। मॉडर्न वाले जो है वो 3 पार्ट्स में वीडियो हमने अपलोड किया है, तो आप जो तीनों पार्ट को देखें, पीवाईक्यू सॉल्व करें और पीवाईक्यू से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा, हाँ मैंने अक्सर वीडियो का एक्सप्लेनेशन का डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन किया ही है। अगर जिसका नहीं किया है वहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके आप उसके एक्सप्लेनेशन का डिटेल जो है आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर अवगत कराएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर यू ऑल।